सबसे पहले हमने लॉरेंज मैटी फोर्स फाइंड किया था एक मूविंग चार्ज पार्टिकल पर। एफ वेक्टर इक्वल्स क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, मूविंग चार्ज पार्टिकल पर। उसके बाद हमने लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स फाइंड किया करंट कैरिंग कंडक्टर पर। ठीक है, आई एल क्रॉस बी वेक्टर। लेकिन अगर करंट कैरिंग कंडक्टर अकेला एक कंडक्टर ना होकर के इस शेप में हो, रेक्टेंगुलर कॉइल की शेप में, ये रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर के अलावा कोई और शेप भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है या इररेगुलर शेप भी हो सकता है। तो अब इसे अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए और इसमें करंट का फ्लो चल रहा है, तो इस पर क्या होगा, उस मैग्नेटिक फील्ड का इंटरेक्शन, क्या इस पर फोर्स लगेगी, कैसे लगेगी। एक्चुअल में ये कुछ भी नहीं है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर ही है, लेकिन एक दो तीन चार करंट कैरिंग कंडक्टर हैं। यहाँ चार करंट कैरिंग कंडक्टर हैं। इन चारों करंट कैरिंग कंडक्टर्स पर अलग अलग हमें फोर्स फाइंड करनी होगी अगर इसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा। एक मैग्नेटिक फील्ड है, इमेजिन कीजिए मैग्नेटिक फील्ड है मेरे लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड की तरफ, मेरे लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड की तरफ को मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने यहां रखा इसे कॉइल को, लूप को, और इसमें करंट का फ्लो मेंटेन है। कैसे मेंटेन है करंट का फ्लो, कहां है बैटरी, कैसे, हमें कोई मतलब नहीं। तो फिर इन चारों कंडक्टर पर फोर्स लगने लगेगी क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में और करंट भी फ्लो कर रही है। उन चारों फोर्स का ओवरऑल इफेक्ट जो भी होगा वो कहा जाएगा इस लूप पर लगने वाली नेट फोर्स। फोर्स नहीं, हम नई टर्म निकाल कर लाएंगे, नेट टॉर्क, टॉर्क हो जाएगा ये। तो अब हम फाइंड कर रहे हैं एक्चुअली क्या, टॉर्क ऑन करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल। टॉर्क फाइंड कर रहे हैं, जबकि टॉर्क भी कुछ अलग चीज नहीं है। ये क्या है, ये फोर्स का ही टर्निंग इफेक्ट है। जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट क्रिएट ना करे, ट्रांसलेटरी मोशन क्रिएट ना करे, फोर्स रोटेशनल मोशन इफेक्ट दे, रोटेशनल क्रिएट करे, तो फिर फोर्स के इस इफेक्ट को बोला जाता है टॉर्क। अक्सर आप करते हैं खिड़की खोलने में, दरवाजा खोलने में, ये कहीं अपनी जगह से निकल कर नहीं चले गए, लेकिन क्या होते हैं, रोटेट कर देते हैं, टॉर्क। तो ऐसे ही हम यहां देखेंगे कि इन चारों की चारों आर्म्स पर, इन चारों वायर्स पर जो फोर्स है वो अल्टीमेटली इसको एक रोटेशनल इफेक्ट देगा। उस फोर्स का, उन सारी फोर्सेस का मिला जुला इफेक्ट क्या होगा, रोटेशनल इफेक्ट। किस कॉइल पर, इस कॉइल पर। तो हम वहां उसे सिंपली फोर्स ना कहकर टॉर्क कहेंगे। टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप। लूप का मतलब एक टर्न, और अगर मोर देन वन टर्न है, दो भी अगर है, चाहे 2000 है, 10,000 है, तो फिर उसे क्या कहा जाएगा, कॉइल कहा जाएगा। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि इस कॉइल की थिकनेस, चाहे इसमें 1000 टर्न है, कुछ भी है, इसकी थिकनेस इसके अपने डायमेंशंस, लेंथ और विड्थ के कंपैरिजन में नेग्लिजिबली स्मॉल होनी चाहिए। ठीक है। करंट कैरिंग कॉइल है, इसके दो डायग्राम ड्रॉ करने हैं। इसके दो डायग्राम ड्रॉ करने हैं आपके सामने, बिल्कुल विजुअलाइज फॉर्म में भी। बहुत सारे एरो यहां बनाने पड़ेंगे, वो सारे एरो मैं कोशिश करूंगा कि यहां बना करके आपको समझाऊं रियल में, दरअसल अलग अलग पेन लगा करके। ठीक है, ये कॉइल है और मैग्नेटिक फील्ड है। इस कॉइल की पोजीशन, जो ओरिएंटेशन हमने बनाना है मैग्नेटिक फील्ड में, ऐसे, ये मेरी हाथ की लाइनें, मेरी उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो अब ये जो ओरिएंटेशन है, इस ओरिएंटेशन को कहा जाएगा द प्लेन ऑफ कॉइल इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इस टाइम, और इसी को मैं यहां घुमा दूं तो अब कहा जाएगा प्लेन ऑफ कॉइल इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस।
ठीक है, लेकिन ये कंडीशन नहीं, ये कंडीशन नहीं, हम बनाएंगे इसको ऐसे, एक जनरल कंडीशन लेंगे जबकि प्लेन ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के इंक्लाइंड है, ना पैरेलल है और ना परपेंडिकुलर है। पैरेलल और परपेंडिकुलर वाला केस हम उसमें से स्पेशल कंडीशन में निकाल करके ले आएंगे। ठीक है, ड्रॉ करता हूं डायग्राम। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में बहुत सारी नहीं बना रहा, ये मैंने यहां ऊपर बना दिया क्योंकि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाऊंगा तो बहुत ही ज्यादा लाइंस और एरो हो जाएंगे इस पूरे के पूरे डायग्राम में। दिस इज बी वेक्टर, ये बी वेक्टर है, जरूरत पड़ने पर हम अपनी कॉइल पर बना लेंगे इसे बी वेक्टर। और यहां बनाया मैंने कॉइल, ये प्लेन ऑफ कॉइल है इंक्लाइंड टू द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के इंक्लाइंड है। ठीक है, इस कॉइल का नाम लिख लूं, कॉइल के चारों एंड्स का नाम लिख लेते हैं पी क्यू आर एस। अभी ये बनाई कॉइल पी क्यू आर एस, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, ये कॉइल का ओरिएंटेशन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर भी नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन में भी नहीं है, एक इंक्लाइंड है, सर्टेन एंगल पर है। ये ओरिएंटेशन बनाया। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ये आपका प्लेन ऑफ कॉइल है, एक पेन मैंने ये लगाया है यहां इन द प्लेन ऑफ कॉइल, इन द प्लेन ऑफ कॉइल, ये जो पेन अब लगाया है इन द प्लेन ऑफ कॉइल, दिस इज द एक्सिस ऑफ कॉइल, एक्सिस ऑफ लूप। हालांकि एक एक्सिस ऐसे भी हो सकती है, एक एक्सिस ऐसे भी हो सकती है, लेकिन जिस एक्सिस के अबाउट इसका रोटेशनल इफेक्ट आने वाला वो एक्सिस बनाई है हमने। ठीक है, और ये एक्सिस कहां है, ये एक्सिस है परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन। आपके इस प्लेन ऑफ कॉइल का ओरिएंटेशन कुछ भी रहे, चाहे ये पैरेलल टू, चाहे प्लेन ऑफ कॉइल पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड हो, चाहे प्लेन ऑफ कॉइल परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड हो, लेकिन ये एक्सिस क्या रहेगी, एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ही रहेगी। ये मैंने यहां बनाई एक्सिस ऑफ लूप, एक्सिस ऑफ कॉइल। ठीक है, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड हमें चारों अलग अलग साइड्स पर, चारों अलग अलग कंडक्टर पर मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट फील करना, देखना कि क्या इसका इफेक्ट है। तो एक छोटा सा एरो बना दे रहा हूं यहां रेड कलर का, और ये एरो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। एक और एरो मैं यहां बना दे रहा हूं, ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस एरो रिप्रेजेंट्स मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, बी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां तक की बात क्लियर हुई? ओके, ध्यान रखिएगा कि फिर एक नई बात, कि अगर आपका ये प्लेन ऑफ कॉइल इज इन द इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन तब भी, और अगर आपका प्लेन ऑफ कॉइल पैरेलल टू परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन है तब भी, जो ये वाली आर्म है खड़ी हुई पी क्यू आर एस, आर्म पी क्यू आर एस, ये हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ही है, चाहे आपका प्लेन का ओरिएंटेशन, ये अब क्या है, प्लेन ऑफ कॉइल इन द पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, अब क्या है, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन ये जो दोनों आर्म्स हैं ये हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ही बनी रहेंगी। तो यहां जब फोर्स का फॉर्मूला लिखेंगे
तो हमें थीटा लेना होगा 90 डिग्री। जब इस वाली आर्म पर इस वाली आर्म पर फोर्स हम फाइंड करेंगे तो थीटा क्या लेना होगा, 90 डिग्री लेना होगा। ठीक है, अब जरा देखें ध्यान से, ये ऐसे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैं इस मैग्नेटिक फील्ड को यहां बनाता हूं इस आर्म पर, और इस आर्म में करंट है ये बॉटम टू टॉप, वर्टिकली अपवर्ड्स करंट है इसमें। तो अब इस पर लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या हुआ, डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, मैं पूरा तरह नहीं बता पा रहा हूं। तो फिर फोर्स कहां होगी इसके ऊपर, फोर्स की डायरेक्शन कहां होगी, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, और डायरेक्शन ऑफ करंट चलो मैंने ऐसे बना लिया, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इस आर्म पर फोर्स है मुझ से आपकी तरफ को, यहां इस आर्म पर ले, दिस इज आर पी क्यू, दिस इज क्यू आर। ठीक है, यहां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, लेकिन अब करंट घूमकर कैसे जाएगी, डाउनवर्ड जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड। तो इस आर्म पर फोर्स है कहां से कहां, इस आर्म पर फोर्स है आपसे मेरी तरफ, पी क्यू आर्म पर फोर्स है मुझसे आपकी तरफ, और इस आर एस आर्म पर फोर्स है आपसे मेरी तरफ। समझ रहे हो, ये फोर्स हम प्रॉपरली डायग्राम में ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, डायग्राम में ड्रॉ नहीं कर पाएंगे हम इस फोर्स को, लेकिन समझ आनी चाहिए कि आपको ये फोर्सेस है कहां कहां। ठीक है, अगर मैं इसमें करंट की डायरेक्शन बदल दूं तो यहां उल्टा हो जाएगा, इस आर्म पर फोर्स आपसे मेरी तरफ हो जाएगी, इस आर्म पर फोर्स मुझसे आपकी तरफ हो जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल हम करंट लेते हैं पी क्यू आर एस डायरेक्शन में, पी क्यू आर एस। ओके, ये करंट की डायरेक्शन है, किनारे किनारे करंट बना रहा हूं क्योंकि बीच में तो बहुत सारे एरोज आने हैं इसमें। ये आपकी करंट है, और कितनी करंट, करंट आई। ठीक है, अब इस PQ पर फोर्स फाइंड करने के लिए इस PQ के मिड पॉइंट पर, एग्जैक्टली मिड पॉइंट पर, अप्रोक्सीमेटली कोशिश करूंगा मैं मिड पॉइंट आ जाए, इस मिड पॉइंट पर ये मैंने ड्रॉ किया है, ये क्या ड्रॉ किया है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या बनी थी बताइए। अब अच्छा, अब इसे कॉपी पर कैसे लेंगे, देखना जरा ध्यान से, यहां ये कॉपी पर मैंने PQ बनाया है, तो इस पर फोर्स कहां रही थी, भाई आप ये सोचो कि ये फोर्स इस पर आ रही थी मुझसे आपकी तरफ, और मैंने इसको ऐसे ला दिया, तो अब फोर्स कहां है, इनटू द प्लेन, परपेंडिकुलरली इनटू द प्लेन। इस आर्म पर फोर्स आ रही थी आपसे मेरी तरफ को, और फिर मैंने इसे कॉपी पर बनाने के लिए ऐसे लिटा दिया। तो अब कहां है ये, परपेंडिकुलरली आउट ऑफ प्लेन। ठीक, फोर्स बना रहे हैं यहां, फोर्स बना रहे हैं, हालांकि ये बनाना गलत है ऐसे, लेकिन हम क्या करें, कोई 3 डायमेंशनल डायग्राम बनाने की तो कोई ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास। F1 वेक्टर, ठीक है, F1 वेक्टर है, लिख लेते हैं यहां परपेंडिकुलरली इनटू द प्लेन। ठीक है, इसका इसकी वैल्यू हम अभी यहां लाकर लिखेंगे, करेक्ट। अगला पॉइंट मैं यहां ले रहा हूं सामने RS के मिड पॉइंट पर, दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ RS, और यहां से ये आपके होगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो फिर यहां फोर्स की डायरेक्शन कैसी आई थी, परपेंडिकुलरली आउट ऑफ प्लेन। ठीक है, किसी बुक में इस एरो को यहां नीचे की तरफ बनाया हुआ, इस एरो को यहां बनाया हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता। इस फोर्स का नाम लिख रहा हूं F3 वेक्टर। कितनी है फोर्स ये अभी हम लिखेंगे, लेकिन डायरेक्शन डिसाइड कर लें, इट इज परपेंडिकुलरली आउट ऑफ प्लेन, इट इज परपेंडिकुलरली आउट ऑफ प्लेन। ठीक है, पहले फोर्स की डायरेक्शन डिसाइड करते हुए चल रहे हैं, और फिर उसके बाद इनके मैग्नीट्यूड्स आ जाएंगे तो आसान पड़ जाएगा सारा। अब दो आर्म आपके पास बचती हैं, एक आर्म PQ पर आपने देख लिया कि फोर्स कहां है, मुझसे आपकी तरफ को है,
आर्म आर एस पर आपने देख लिया फोर्स कहाँ है, आपसे मेरी तरफ को है। अब एक आर्म ये बची आर एस, पी क्यू, नहीं क्यू आर, ये आर्म कौन सी है, क्यू आर। अब इस आर्म पर फोर्स फाइंड करनी है, इस आर्म क्यू आर पर फोर्स फाइंड करनी है। डायरेक्शन ऑफ करंट है कहां से कहां, क्यू से आर की डायरेक्शन में। अब देखना जरा ध्यान से, ये मैं रेड पेन यहां लगा रहा हूं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये ओरिएंटेशन है आपकी कॉइल का, करेक्ट। इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट है यहां क्यू से आर की तरफ, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल भी नहीं है। तो फिर राइट हैंड, वो सॉरी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हम कैसे लगा लेंगे, क्योंकि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में तो मैग्नेटिक फील्ड और करंट दोनों परपेंडिकुलर ही होने चाहिए, करेक्ट। तो अब हम क्या करेंगे, इस करंट एलिमेंट को रिजॉल्व करेंगे। हालांकि करंट वेक्टर नहीं होती, लेकिन जब इसे एलिमेंट की फॉर्म में लेते हैं करंट इनटू लेंथ, तो अब ये वेक्टर बन जाता है, ठीक है। अब देखना जरा ध्यान से, ये तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, इसे ध्यान में रखो कि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर कहाँ है। अब मैं इस रेड वाले पेन को हटा देता हूं, ये मेरा करंट है ग्रीन वाले पेन की डायरेक्शन में, ये मेरा करंट है, ओके। अब इस करंट को दो वेक्टर्स में रिजॉल्व कर रहे हैं, एक वेक्टर तो ये बन गया ब्लू वाला पेन, कैसे पकड़ू मैं इसे, ये मेरा ब्लू वाला पेन एक कंपोनेंट बन गया, और दूसरा कंपोनेंट मैं बना रहा हूं ब्लैक वाला पेन। और देख लीजिए ऐसे, ये ग्रीन वाला पेन है करंट की डायरेक्शन, रेड ब्लू और ब्लैक पेन इसके करंट के कंपोनेंट्स बन गए। इनमें से एक जो कंपोनेंट आ रहा है आपका, कौन सा कंपोनेंट, ये ब्लू वाला, एक कंपोनेंट इसमें से मैग्नेटिक फील्ड की पैरेलल बन गया और दूसरा कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है आपका। तो एक कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल बन गया, दूसरा कंपोनेंट आ गया मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, ठीक है। जो कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल बना है, इस कंपोनेंट के कारण इस क्यू आर पर कोई भी फोर्स नहीं लगनी। करंट की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो या करंट मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट हो, तो फिर कोई फोर्स नहीं लगता मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स किसके कारण लगेगा, ये ब्लू वाला तो यहां से हटा दिया, ये तो फोर्स के लिए कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा। अब फोर्स किसके कारण लगेगा, इस ब्लैक वाले के कारण लगेगा, जो कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर आ रहा है। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, ये यहां आपका कंपोनेंट है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर चल रहा है। अब हम राइट हैंड थंब रूल लगा, राइट हैंड वो सॉरी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यहां लगा सकते हैं, ठीक है। जिसने ये बता दिया उसे अब तक समझ आ गई सारी बात। एक फोर्स मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स लग रही है, जैसे कि कोई से ऊपर खींच रहा हो, ये मेरी लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स है, दिस इज लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स। तो फिर रामा जी, एक चीज छोड़कर उधर बैठो, खिसक जाओ, और एक सीट आप इधर खिसक जाओ। बताना नहीं चाह रहे या बता नहीं सकते, क्यों कहा हुआ है, बताना नहीं चाह रहे या बता नहीं सकते, पहले तो इसी सवाल का जवाब दे दो, बताना नहीं चाह रहे या बता नहीं सकते। सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, इनका आंसर कुछ गलत है, 180 पता नहीं कैसे कह रहे हैं। ये इस टाइम कॉइल आपके सामने है और ये पेन आपका फोर्स रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कहां है ये फोर्स, इन द प्लेन ऑफ कॉइल, इन द प्लेन ऑफ कॉइल। और मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के कैसा है, परपेंडिकुलर है। देखो मैग्नेटिक फील्ड के तो परपेंडिकुलर होना ही होना है लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स को, उसमें तो कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है।
मैग्नेटिक फील्ड के तो परपेंडिकुलर ही होना है, कोई और ओरिएंटेशन पॉसिबल ही नहीं है। लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नेटिक फील्ड के साथ कोई और ओरिएंटेशन पॉसिबल ही नहीं है, परपेंडिकुलर ही होना है, उसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन यहां से निकल कर आया कि जो फोर्स की डायरेक्शन है इट इज इन द प्लेन ऑफ कॉइल, इट इज इन द प्लेन ऑफ कॉइल। आपको बताया तो देखो, इस आर्म पर फोर्स लग रही है, ये जैसे कोई इस आर्म को मुझसे आपकी तरफ धकेल रहा है, ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इस आर्म पर फोर्स लग रही है ऐसे जैसे कोई इस आर्म को आपसे मेरी तरफ को धकेल रहा है, दिस इज द डायरेक्शन। और यहां फोर्स कैसी है, जैसे कोई इसे पूरे आर्म को पकड़कर ऊपर खींच रहा है। तो ऊपर खींचने का मतलब क्या है, देखो साफ पता लग रहा है कि फोर्स कहां है, ये इन द प्लेन है, ये फोर्स है, इट इज इन द प्लेन। ये फोर्स है, इट इज नॉट इन द प्लेन। यहां से मैं अगर इस आर्म पर लिखूं, दिस फोर्स इज नॉट इन द प्लेन ऑफ कॉइल, दिस फोर्स इज नॉट इन द प्लेन ऑफ कॉइल। लेकिन ये वाली फोर्स कहां है, प्लेन ऑफ कॉइल पर है, करेक्ट। तो अब इस फोर्स को बना रहे हैं हम, इस फोर्स की बना रहे हैं, दिस इज द फोर्स। इस फोर्स को लिखा है F2 वेक्टर। कितनी होगी अभी हम बाद में देखेंगे इसे, लेकिन कैसे है ये, इन द प्लेन ऑफ लूप। और कैसा है, आउटवर्ड्स। मैंने एक वर्ड यहां और जोड़ दिया, लूप से बाहर की तरफ को है, ठीक है। अब आ गई ये वाली आर्म, इस QR आर्म और SP आर्म में अगर आप देखें तो केवल एक डिफरेंस है, क्या, कि यहां करंट की डायरेक्शन अपोजिट है। तो सिंपल सी बात है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स बदल जाएगी, ये इसको लिखा है F4 वेक्टर। कहां है ये है, ये भी क्या है, इन द प्लेन ऑफ लूप, और कैसी है, आउटवर्ड से बाहर की तरफ को है, ये भी। मतलब कुल मिलाकर ये दोनों फोर्सेस कैसी हैं, जो आपकी आर्म QR है, इस पर फोर्स ऐसे लग रहा है जैसे कोई इसे बाहर की तरफ खींच रहा हो ऊपर, और नीचे वाली जो आर्म में इस पर फोर्स ऐसे लग रहा है जैसे कि कोई इसे खींच रहा हो नीचे की तरफ, ठीक है। यहां तक की बात क्लियर हुई। इस आर्म पर जो फोर्स है वो ऐसे है जैसे कोई इसे दबा रहा है मुझसे आपकी तरफ को। इस आर्म पर फोर्स ऐसे जैसे कोई इसे दबा रहा है आपसे मेरी तरफ को, ठीक है। चारों फोर्सेस आ गई, चारों फोर्सेस की डायरेक्शन आ गई। अब इनके मैग्नीट्यूड्स की बात करेंगे, राइट। अभी हमने क्या लिया है, प्लेन ऑफ कॉइल को लिया है एक सर्टेन एंगल पर, किससे सर्टेन एंगल पर, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से, ठीक है। ये यहां मैं ऐसे करूं तो दिस इज द एंगल बिटवीन, दिस इज द एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ कॉइल, प्लेन ऑफ लूप एंड द मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज द एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ लूप एंड द मैग्नेटिक फील्ड। इसको हम थीटा पीटा नहीं लिख रहे, इसे हम अल्फा लिख रहे हैं। कहां बनेगा ये, यहां कहां बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन ऑफ लूप के बीच का एंगल ये वाला आया, क्या है ये एंगल, अल्फा। और यहां से ये एंगल क्या है, ये वाला एंगल आपका अल्फा हो गया, ठीक है। क्या ये अल्फा मुझे यहां ड्रॉ कर सकते हैं क्या, हम इसको यहां ड्रॉ नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये दोनों आर्म तो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के। मैग्नेटिक फील्ड से इनका PQ और RS का ओरिएंटेशन परपेंडिकुलर ही है, वो अल्फा यहां ड्रॉ नहीं हो सकता, ठीक है। अब इनके सबके मैग्नीट्यूड निकाल कर के ले आते हैं। मैग्नीट्यूड लिखते हुए चलते हैं। देखो ये आपका पहला फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं हम PQ आर्म पर। PQ आर्म में करंट और मैग्नेटिक फील्ड का ओरिएंटेशन क्या है, बताइए, रेज योर हैंड्स। PQ, दिस इज आर्म PQ। PQ आर्म में मैग्नेटिक फील्ड और करंट एक दूसरे के साथ किस ओरिएंटेशन में, रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स। PQ में दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, P से Q की तरफ डायरेक्शन ऑफ करंट है, और ये आपका
मैग्नेटिक फील्ड है, तो दोनों के बीच में कितना एंगल है, क्या ओरिएंटेशन है? रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स। अब हम सबसे पहला वाला लिख रहे हैं क्या? एफ वेक्टर। वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे इसे हम यहाँ, वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो F1 वेक्टर इक्वल्स, हाँ थोड़ी सी मैं थोड़ा सा और चीज बना लूं। ये जो कॉयल है, ये जो कॉयल है, इस कॉयल की लेंथ, ये पूरी की पूरी लेंथ यानी आर्म PQ और आर्म RS की लेंथ है L, और इसी तरह आर्म QR और आर्म PS की लेंथ को मैंने लिखा है B से। ठीक है, थोड़ा सा मुझे यहाँ स्पेस छोड़ना है क्योंकि इसके ठीक नीचे एक डायग्राम और आएगा इसी के साथ का, तो इसलिए ये स्पेस छोड़ रहा हूं मैं। ठीक है, F1 लिखते हैं हम। F1 वेक्टर क्या है बताइए? F1 वेक्टर है आपका IBL साइन 90 है। क्यों है? क्योंकि हम यहां लिखेंगे IL वेक्टर कंपोनेंट पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ठीक है, और कैसा है ये? परपेंडिकुलरली इनटू द प्लेन। ध्यान रखिएगा जब आप वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, अगर एक साइड आपने वेक्टर बनाया है तो दूसरी साइड आपको उसकी डायरेक्शन मेंशन करनी पड़ेगी, या तो ऐसी वर्ड्स में लिखिए या फिर वेक्टर फॉर्म में लिखिए यहाँ। ठीक है, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो अभी दूसरी लाइन में नहीं लिखना, सीधा सीधा ही हो गया। अब इसके बाद लिखते हैं हम सीधे F3 वेक्टर। F3 वेक्टर यानी ये वाली जो है RS, इस RS पर भी फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? इसकी लेंथ भी क्या है? L है। इसकी लेंथ भी क्या है? L है। तो F3 इज इक्वल टू कितना हो गया? बोलिए, IBL साइन 90, और रीजन यहां भी वही लिखेंगे, IL परपेंडिकुलर टू B वेक्टर, और लेकिन डायरेक्शन ऑफ करंट पलट गई तो परपेंडिकुलरली ये हो जाएगा आउट ऑफ प्लेन, आउट ऑफ प्लेन ऑफ लूप, लूप। अच्छा, हाँ राइट राइट राइट, आउट ऑफ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। हाँ, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, मतलब यहां से इस आर्म पर फोर्स लग रही जैसे कि इस आर्म को कोई अंदर इस प्लेन के अंदर धकेलना चाहता है। इस पर कैसी लग रही है? जैसे कोई इसे प्लेन के ऊपर को उठाना चाहता है। ठीक है, अब आते हैं हम F3 पर, F2 पर। देखिए जरा ध्यान से कि यहां करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बीच एंगल कितना है? अल्फा है। ठीक है, तो फिर F2 वेक्टर कितना होगा? F2 वेक्टर आपका बनेगा F2 वेक्टर इक्वल्स IBB साइन अल्फा, क्योंकि यहां लेंथ कितनी है इसकी? लेंथ है इसकी आपकी B। ठीक है, तो ये क्या बनेगा आपका? कहां? इन द प्लेन ऑफ लूप। अब प्लेन ऑफ पेपर की बात नहीं रही है, इन द प्लेन ऑफ लूप, और कैसा? आउटवर्ड्स। देखिए दोनों में डिफरेंस है, ये दोनों में डिफरेंस है, दोनों फोर्स की डायरेक्शन में क्या डिफरेंस है? यहां इस पर फोर्स लग रही है ये मुझसे आपकी तरफ को, इट इज नॉट इन द प्लेन ऑफ लूप। प्लेन ऑफ लूप में कब हो सकती है? तब ये फोर्स जब या तो ऐसे लगे इस पर, इस वाली आर्म पर ऐसे लगे फोर्स, या इस वाली आर्म पर बिल्कुल बाहर की तरफ लगे। नाउ इट इज इन द प्लेन ऑफ लूप। एक कंडीशन ऐसी भी आ जाती है कि ये फोर्स, कौन सी फोर्स? फोर्स ऑन आर्म PQ, फोर्स ऑन आर्म QR, ये भी इन द प्लेन ऑफ लूप बन जाती हैं। लेकिन अभी जो हमने डायग्राम बनाया हुआ उसमें ये दोनों फोर्सेस इन द प्लेन ऑफ लूप नहीं है। और F2 वेक्टर, F4 वेक्टर, ये तो चाहे आपकी कॉइल कुछ भी रखी हुई हो, आप हिसाब लगा के देख लीजिए, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड, और ये आप कंपोनेंट लेंगे कौन सा? मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। हमेशा कहाँ है ये?
चाहे ऐसे रखी हो, ऐसे रखी हो, ऐसे रखा हो, ऐसे रखा हो, हमेशा ये फोर्स कहाँ आनी है? इन द प्लेन ऑफ लूप आनी आउटवर्ड्स। तो अब F2 वेक्टर ये हो गया। फिर उसके बाद में F4 वेक्टर लिखते हैं। F4 वेक्टर वही, फिर से वही आई बी, और यहां पी एस की भी लेंथ कितनी है? बी है। तो फिर ये क्या बन जाएगा? आई बी बी साइन अल्फा इन द प्लेन ऑफ लूप, और ये भी कैसी है? आउटवर्ड्स है, लूप से बाहर की तरफ। बहुत ये बात क्लियर हो गई कि इसको तो हमने लिखा इन द प्लेन ऑफ पेपर, इन दोनों को, और इसे लिखा इन द प्लेन ऑफ लूप। यहां प्लेन ऑफ पेपर मेंशन किया, यहां प्लेन ऑफ लूप मेंशन किया। अब जरा ध्यान से देखें तो सही, F2 और F4 दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है, दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है, और एक दोनों ही आउटवर्ड है। देखिए ध्यान से, एक ये बाहर की तरफ खींच रहा है इसे, और दूसरी F4 इसे बाहर की तरफ खींच रही है। दोनों फोर्सेस एक साथ हम यहां कंसीडर करें, ये F2 फोर्स से बाहर, F2 फोर्स ऐसे जैसे इस कॉइल को कोई ऊपर उठा के ले जा रहा हो, F4 फोर्स ऐसे जैसे इस कॉइल को कोई नीचे ले जा रहा हो, दोनों ही फोर्स से इक्वल है। तो आपस में क्या हो गई? बैलेंस हो गई दोनों फोर्स। इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट तो खत्म हो गया, जीरो हो गया। ठीक, सिंस F2 vector and F4 vector are equal and opposite, hence what? Balance each other। दोनों को इन्होंने बैलेंस कर लिया। लेकिन अगर आप F1 वेक्टर और F3 वेक्टर देखें, दे आर नॉट इन द सेम प्लेन। F1 वेक्टर ये रहा, ये मेरी उंगली F1 वेक्टर है मुझसे आपकी तरफ को, ये मेरी उंगली F3 वेक्टर है आपसे मेरी तरफ को। ये सेम प्लेन में नहीं है, ये प्लेन ऑफ लूप में नहीं है, ये एक दूसरे के अपोजिट तो है, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन इनके डिफरेंट है। एक की लाइन ऑफ एक्शन यहां है, दूसरे की लाइन ऑफ एक्शन यहां है। लेकिन इनके साथ साथ एक खास बात है कि दोनों न्यूमेरिकली इक्वल है, दोनों न्यूमेरिकली मैग्नीट्यूड में दोनों इक्वल है, डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है, लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है। न्यूमेरिकली इक्वल है, एक दूसरे के अपोजिट है एग्जैक्टली, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है इनकी। एक ही बॉडी पर काम कर रहे हैं, एक ही बॉडी पर काम कर रहे हैं, एक ही बॉडी पर एक फोर्स यहां काम कर रही है, एक फोर्स यहां काम कर रही है, दोनों बिल्कुल एक दूसरे के एग्जैक्टली अपोजिट है, दोनों में एम्पलीट्यूड सेम है, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है। तो अब इसका इफेक्ट क्या होता है दोनों का? रोटेशनल। और इस केस में क्या कहा जाता है कि दोनों फोर्सेस ने मिलकर के क्या बना लिया? दोनों फोर्सेस ने मिलकर के एक कपल बना लिया। ठीक है, और ये कपल क्या काम करता है? जिस बॉडी के ऊपर ये कपल एक्ट कर रहा है उस बॉडी को रोटेशनल इफेक्ट देता है, बशर्ते के बॉडी आपकी घूमने के लिए फ्री हो। आप दीवार पर कपल लगा दो, नहीं, कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि फ्री नहीं है घूमने के लिए। तो अब क्या लिखेंगे हम? छोटी सी बात लिखेंगे, बिल्कुल बिल्कुल छोटी सी बात। क्या? सिंस F1 vector and F3 vector are equal and opposite, acting along different line of action, hence form a couple। couple क्या करता है? that tends to rotate the coil, या लूप जो भी है, दोनों ने मिलकर के रोटेशनल इफेक्ट दिया। तो अब हम क्या फाइंड करेंगे? अब हम फाइंड करेंगे क्या? टॉर्क, विच इज द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स, टॉर्क ऑन द लूप।
टॉर्क ऑन द लूप तो इक्वल्स, बोलिए, 1 of the force into perpendicular distance between the forces। यानी F1 और F3 में से किसी एक फोर्स का तो मैग्नीट्यूड लेना है और इन दोनों के बीच का लेना परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अभी इस डायग्राम में कहीं भी शो नहीं है, अभी कहीं रिप्रेजेंटेड नहीं है वो।